वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन जो किया था उसमें जनरल मीटिंग के इंट्रोडक्शन और एजीएम के बारे में कुछ बातों पे चर्चा की थी। आइए अब हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। तो ये चीज हमने देखा था कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिस्कशन होते हैं, जो बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाते हैं, वो क्या होता है, तो वो बिजनेसेस जो ट्रांजेक्ट होते हैं वो सिर्फ 4 ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस। सो और वो ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में ही डिस्कशन किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अदर बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जा सकते हैं और उन बिजनेसेस को हम स्पेशल बिजनेस कहते हैं। यहां पर ईओजीएम में हम यदि बात करें तो ईओजीएम में उन 4 बिजनेस को जिसे कि आप ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं उन्हें डिस्कशन नहीं किया जाता है, वो सिर्फ एजीएम में ही डिस्कस किया जाता है। इट मींस एनी बिजनेस which is to be transacted, any business to be transacted in EGM will be स्पेशल बिजनेस। यानी कि ईजीएम में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्पेशल बिजनेस कहेंगे। दूसरी बात क्या चीज है कि एजीएम के बारे में टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था कि टाइम पीरियड क्या चीज होगा कि भाई साल में एक बार होंगे, वो कब होंगे उसके लिए कम से कम जो है सो मैक्सिमम गैप 2 एजीएम के बीच में होगा। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोविजन ईजीएम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि साल में कितने होंगे, इसका कोई नहीं है कि मिनिमम ईजीएम कितना करना है, मैक्सिमम ईजीएम कितना करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 एजीएम के बीच में कितनी गैप होना चाहिए, क्या एजीएम से इसका कोई गैप का रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको क्या प्रोविजन एजीएम के कंपेयर में कम पढ़ना है, पहला प्रोविजन ये पढ़ने आपको नहीं पढ़ना है कि 2 एजीएम के बीच में कोई गैप होगा या नहीं। दूसरी बात कितने जो है सो ईजीएम होंगे। तीसरी बात कि पिछले ईजीएम और इस एजीएम के बीच में क्या जो है सो होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ नहीं देखना है। प्लस इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है कि यही बिजनेस यहाँ पे ट्रांजेक्ट होंगे, बस आपको एजीएम में ध्यान रखना है। उसके अलावा जो बिजनेस आप ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही जो मीटिंग होते हैं वो शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग होती है। तो यहां पे क्या कहता है, ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। SS2 क्या कहता है, all items of business other than ordinary business only may be considered at an EGM or by means of a postal ballot if through fit by the board। तो ये तो देखेंगे कि कैसे क्या करना है। This means that all transactions dealt upon in an EGM shall be special business। EGM की कॉलिंग की बात करें, कॉलिंग ऑफ EGM, तो यहां पे कौन कौन बुला सकता है इसको, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तीसरा क्या है, रिक्विजिशनिस्ट themselves और चौथा क्या है, ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी। अब ये आपको पता चल गया कि ईजीएम होता क्या है, ईजीएम में किस तरह के बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाते हैं, क्या ईजीएम 2 ईजीएम के बीच में कोई गैप होगा, क्या कोई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ ईजीएम के बारे में प्रोविजन है। तो ये सारी चीजें, और ईजीएम को कौन बुला सकता है। अब इसके बारे में इतनी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसके जो की प्रोविजंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कॉलिंग एंड होल्डिंग ऑफ एन ईजीएम। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीओ मोटो मींस ऑन इट्स ओन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब लगेगा तब जो है सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
ईजीएम बुला सकता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुओ मोटो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बुलाएगा? जब उन्हें जरूरी लगे, एज वेन इट डीम्स फिट। एंड EOGM शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। एजीएम के केस में आपने देखा कि वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन था कि विद इन द सिटी, टाउन, विलेज होना चाहिए, एट रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। An EOGM of a company which is wholly owned subsidiary of a company incorporate outside India may be held outside India। तो इन जनरल क्या कहा जाता है कि इंडिया में कहीं भी करो, लेकिन कह रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, यदि ये किसी बाहर की कंपनी की जो SOWS है, तो उस केस में यहाँ पे क्या कहता है, इसे इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बाय द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सेक्शन 100 में ही ये सारी डिस्कशन है। सेक्शन 100 के 1 में ये इतने था सुओ मोटो। 100 के सबसेक्शन 2 में क्या चीज कहता है? इन द केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यदि कोई कंपनी है, और नॉर्मली हर कंपनी का शेयर कैपिटल होता ही है, मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन holding not less than 1/10 of the total shares paid up share capital of the company as on the date carries of the voting rights in the case of company not holding share capital। तो यहाँ पे क्या कहता है? ऑन ये रिक्विजिशनिस्ट कौन होंगे? तो रिक्विजिशनिस्ट क्या कहता है कि कम से कम 1/10 वोटिंग राइट या शेयर होल्डिंग जो लोग होल्ड कर रहे होंगे, वो लोग रिक्विजिशनिस्ट हो सकते हैं। तो ये बाय बोर्ड ये रिक्विजिशन डालेंगे, और इनके रिक्विजिशन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे EOGM कर सकता है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो बार केस में कर सकते हैं, या तो इनको खुद लगता है कि EGM बुलाना चाहिए, या तो रिक्विजिशनिस्ट इनको रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाइए। तो ये रिक्विजिशनिस्ट के साथ कंडीशन क्या है कि उनको 1/10 शेयर होल्डिंग उनके पास पेड अप शेयर कैपिटल का होना चाहिए या वोटिंग राइट होना चाहिए, जिस दिन ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। मैटर्स सेट आउट फॉर कंसीडरेशन एंड रिक्विजिशन, क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं? shall set out the matters all concerning of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisition and sent to the registered office of the company। तो यहाँ पे क्या कहता है कि भाई आपने रिक्वेस्ट डाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाइए, तो उसमें आपको ये भी लिख के देना होगा कि किस मैटर पे आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाना चाह रहे हो। टाइम पीरियड EGM के लिए क्या चीज है? The board is required to proceed to call a meeting। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। The board is required to proceed to call a meeting। इसको मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। The board is required to proceed to call a meeting within 21 days from the date of receipt of requisition to convene a meeting which should be held within 45 days of such deposit of the requisition with the company। फ्रेंड्स यहां पे क्या कह रहा है कि बोर्ड इज रिक्वायर्ड, EOGM आपको टाइम पीरियड कब बुलाना है,
तो इसमें सिर्फ बुलाने की ही बात नहीं कर रहा है, प्रोसीड करने की भी बात कर रहा है। तो रिक्विजिशनिस्ट ने यहाँ पे अपना रिक्विजिशन दिया, उसके कितने दिन के बाद आपको प्रोसीड करना है और कितने दिन के अंदर में आपको मीटिंग बुलानी है। तो सपोज करो कि 1 जनवरी 2023 को कंपनी में रिक्विजिशन रिसीव हुआ। तो यहां से 1 जनवरी 2023 से आप क्या करेंगे, 21 डेज जाएंगे। तो 21 2023 के अंदर में यहां पे क्या कह रहा है, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल ए मीटिंग विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। तो यहां पे लेटेस्ट 21 जनवरी 2023 तक आपको क्या करना है, प्रोसीड कर लेना है। क्या करना है, यानी कि मैक्सिमम 21 दिन के भीतर में मीटिंग बुलाने की जो प्रक्रिया होगी वो आपको आरंभ कर देनी है, प्रक्रिया को शुरू कर देना है, स्टार्ट कर देना है, प्रोसीड कर देना है। तो ये चीज कह रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन टू कन्वीन अ मीटिंग, यानी मीटिंग को कन्वीन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 20 फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन टू कन्वीन ए मीटिंग। मीटिंग को कॉल करने के लिए, जो यदि आपको रिक्विजिशन दिया गया था मीटिंग कन्वीन करने के लिए, तो वो रिक्विजिशन जिस दिन दिया गया था उसके 21 दिन के भीतर में आपको प्रोसीड कर जाना है। कौन प्रोसीड करेगा, बोर्ड करेगा। रिक्विजिशन कौन देगा, रिक्विजिशन शेयर होल्डर्स देंगे। और जिस मीटिंग को आपको 21 दिन के अंदर में कॉल करने के लिए प्रोसीड करना है, उस मीटिंग को आपको 45 डेज के रिक्विजिशन के 45 डेज के अंदर में होल्ड कर लेना है। यानी कि ये यहां से 45 डेज हो गया, यहां से 45 डेज हो गया। यदि आप यहां तक स्टार्ट करते हैं, यहां तक आपको दिया है स्टार्ट करने के लिए, आपको लगता है कि हम जो है सो बुला लेंगे, तो यहां पे आपको क्या चीज है कि यहां पे फिर आपको अगले 24 दिन आप नोटिस ऑफ मीटिंग का भी जो पढ़ेंगे तो वहां पे और ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या कहा गया है, 21 क्लियर डेज नोटिस, जो एजीएम के लिए भी जरूरत पड़ती है, ईओजीएम के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो 21 क्लियर डेज नोटिस में देखा जाए तो मिला जुला के ये 24 दिन के लगभग में हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे एडिशनल फिर 24 दिन। तो कहता है कि इस अगले 24 दिन के अंदर में आपको मीटिंग होल्ड कर लेना है, कंडक्ट कर लेना है, कन्वीन कर लेना है, मीटिंग यहाँ पे हो जाना चाहिए। यहां से 21 दिन के भीतर में आपको मीटिंग कॉल करने के लिए प्रोसीड करना है। और यहां से या तो आप 45 दिन लगा लो या यहां से 24 दिन लगा लो, इसके भीतर में आपको क्या करना है, आपको मीटिंग कंडक्ट, सारे प्रक्रियाएं कंप्लीट करके और इस दिन तक आपको मीटिंग कंडक्ट कराना है। तो ये चीज कह रहा है, टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द मीटिंग की बात कर रहा था। तो ये किसके लिए था, यदि रिक्विजिशनिस्ट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग के लिए बोला है, मीटिंग कॉल करने के लिए बोला है, तो इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसमें आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि दो चीजें, कि भाई वो रिक्विजिशनिस्ट कौन होंगे, तो वो 1/10 ऑफ द शेयर होल्डिंग होगी उनके पास। दूसरी बात क्या चीज है कि वो रिक्विजिशनिस्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, तो उनका काम, उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनके पास शेयर होल्डिंग का कंडीशन है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या जो है सो ड्यूटी बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि भैया आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे विद इन 45 डेज मीटिंग कंडक्ट कर देनी है, लेकिन प्रोसीडिंग के लिए 21 दिन का टाइम दिया गया है। ये नहीं कि आप जो है 44 दिन तक प्रोसीड करें और 45वें दिन मीटिंग करें। दो पीरियड में, दो सेगमेंट में इस पीरियड को बांट दिया गया है, 21 दिन और 45 दिन। अब बात कर रहे हैं सेक्शन 100 सबसेक्शन 4, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय रिक्विजिशनिस्ट हिमसेल्फ देमसेल्व्स। तो यहाँ पे रिक्विजिशनिस्ट खुद कब मीटिंग कॉल करेंगे, यदि बोर्ड ने 21 दिन के भीतर में प्रोसीड नहीं किया मीटिंग कॉल करने के लिए, और 45 दिन के, यानी कि जिससे पहले जो कंडीशन, दो कंडीशन दिए गए थे, वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तो उस केस में मीटिंग में बी कॉल्ड एंड हेल्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स।
विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। यानी कि यदि जो है सो इस 45 दिन के अंदर में 21 दिन और 45 दिन इसके अंदर में मीटिंग का प्रोसीडिंग और होल्डिंग नहीं हो पाता है तो अगला फिर 45 दिन मिलेगा, क्योंकि 3 महीने की बात। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं डेज वैसे बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे डेज की बात कर रहा है, यहाँ पे मंथ की बात कर रहा है। तो मंथ जो होता है डेट टू डेट होता है, यानी कि यदि बीच में फरवरी आता है तो वहां पे 28 दिन का 1 महीना होगा या 29 दिन का 1 महीना होगा, और मार्च आता है तो 31 दिन का होगा। लेकिन जब डेट की बात आएगी तो एक एक दिन को काउंट किया जाएगा। तो वहां पे तो 45 दिन की बात कर रहा है, यहां पे क्या कह रहा है 3 months। ये तो मैंने इन जनरल जो है 45 डेज ले लिया है, तो 3 months की बात कर रहा है। 3 month कहां से, यहां से, जहां से ये 21 दिन और 45 दिन हो रहा था, यहां से 3 month। तो यहाँ पे क्या कहता है कि भैया यहाँ पे मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट इतने दिन में यदि ये नहीं पूरा हो पाता है तो आगे इनको लगभग 45 दिन मिलता है और वो उसमें खुद मीटिंग करेंगे। Such requisitions shall not pertain to any item or business that is required to be transacted mandatorily through postal ballot। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है कि भाई जो बिजनेस सिर्फ पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट होते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। Requisition for convening EGM by members. The members may resolution covering and convening of an extraordinary meeting by providing such in writing or through electronic mode at least clear 21 days prior to the proposed date of such extraordinary meeting। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि 21 दिन का जो यहाँ पे नोटिस होगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉलिंग द मीटिंग, जो भी यदि खर्चा होगा इन लोगों को मीटिंग कॉल करेंगे तो मीटिंग कॉल करने के लिए मीटिंग का खर्चा होता है, उसके लिए नोटिस भेजेंगे। सारे तरह के जो भी खर्चे होंगे, जो जेन्युइन एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस ये मेंबर्स कंपनी से रिम्बर्समेंट लेंगे। The company in turn recovers such expenses from any fee of other remuneration under section। तो यहाँ पे क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्होंने रिक्विजिशन दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला तो हम तो जो है सो डायरेक्टर है, हमें क्या मतलब है, हम क्यों ये हेडेक लेने जाएं। यदि वो नहीं करते हैं तो उस केस में जो डायरेक्टर होगा, जिनको रेम्युनरेशन मिलता होगा, ये नॉर्मली फुल टाइम डायरेक्टर या किसी को जो फीस मिलती है, तो उनसे इन खर्चों को वसूला जाएगा, जो कि रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग करते हैं और उसमें जो खर्चे के रिम्बर्समेंट के लिए वो क्लेम करते हैं। In case the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting is called by requisition, the meeting shall stand cancelled। ये quorum के प्रोविजन में भी हम देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल इसके लिए दिया हुआ है, कहता है कि जो मीटिंग का टाइम था उसके हाफ एन आवर में यदि quorum प्रेजेंट नहीं हुआ, quorum क्या होता है वैसे बता देता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। तो वो यदि प्रेजेंट नहीं हुए, इसके बिना में मीटिंग हो ही नहीं सकता है, तो वो मीटिंग कैंसल हो जाएगा। नोटिस है, जो नोटिस इसका होगा उसमें सब कुछ होगा, जैसे नॉर्मल अदर जनरल मीटिंग होता है कि स्पेसिफाई द प्लेस, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग एंड शैल कंटेन द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। प्लेस ऑफ मीटिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन व्हिच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। डे ऑफ मीटिंग, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे। In case of a special resolution, notice shall be given as required। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हम आगे देखेंगे, उस सारे प्रोविजंस यहाँ पे कंप्लाई करने पड़ेंगे। नोटिस को साइन कौन करेगा? नोटिस टू बी साइंड बाय ऑल द रिक्विजिशनिस्ट और बाय द रिक्विजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ or by sending an electronic requisition attaching therein a scanned copy of such duly signed requisition। Explanatory statement, no explanatory statement as required under section 102 need to be annexed to the notice of an EGM convened by requisitionist, and the requisitionist may disclose the reason for the resolution which they propose to move at the meeting। Serving of notice shall be given to members appearing in the register, जिनका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा उनको विद इन 3 days ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए वैलिड रिक्विजिशन फॉर कॉलिंग एन ईओजीएम उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। नो मीटिंग कन्वीन, यदि मीटिंग कन्वीन ही नहीं हुआ तो रिक्विजिशनिस्ट क्या करेंगे? शैल हैव ए राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर्स टुगेदर विद देयर रजिस्टर्ड एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड कंपनी कंसर्न इज बाउंड टू गिव सच लिस्ट as on 21st day from the date of receipt of valid requisition together with such changes if any before the expiry of the 45 days from the date of receipt of valid requisition। तो वही चीज कहता है, ये मीटिंग के बीच में जो प्रोसीडिंग है ना मीटिंग कॉल करने के लिए, उसी का ये सब पार्ट होता है कि यहाँ पे यदि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो भी मेंबर्स हैं, रिक्विजिशनिस्ट यदि चाहते हैं मीटिंग कन्वीन नहीं हो पाती है तो उसमें वो चाहते हैं तो उनको सारा डिटेल उनको दिया जाएगा।
नोटिस देने का तरीका क्या है? या तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट दें, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी दे सकते हैं। एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस to or the non receipt of such notice by any member shall not invalidate the proceeding of meeting। यानी कि जानबूझ के आपने नहीं किया है, गलती से हुआ है, तो उस केस में वो मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगा। बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल यहाँ पे कहता है कि आपने देखा कि 4 तरीके में से 3 तरीके हमने देखा, अब कहता है कि ट्रिब्यूनल कब मीटिंग करेगा। यदि शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है इम्प्रैक्टिसिबल है कॉल करना, होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन एन एजीएम, यहाँ पे एजीएम की बात नहीं कर रहा है। The tribunal may either suo motu or on the application of the director or member of the company being entitled to vote at the meeting, यानी कि कोई डायरेक्टर या जो मेंबर यहाँ पे मीटिंग में वोटिंग के राइज हैं उनके रिक्वेस्ट पे और मीटिंग कॉल करना यदि इम्प्रैक्टिसेबल है तो उस केस में ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला सकता है। Tribunal thinks fit and give such ancillary or consequential directions as the tribunal thinks fit. Such direction may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting, यानी कि बताया था कि 1% कंपनी या जो होगा उसमें जो अकेले भी कर सकता है या कोई पर्टिकुलर ऐसे सर्कमस्टांसेस मांग कर रहे हो तो ट्रिब्यूनल को यदि यहाँ पे लगता है ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे वो ऑर्डर कर सकता है। मीटिंग है pursuant to such shall be deemed to a meeting of the company and duly called, held and conducted। तो ये तो जनरल मीटिंग की बात थी, हमने एजीएम पढ़ा, ईओजीएम पढ़ा। अब जनरल मीटिंग का एक तीसरा पार्ट है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग जैसे कि नाम डिनोट करता है, क्लास मीटिंग का मतलब क्या चीज है कि क्लास मीटिंग मींस एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ जो मेंबर्स होंगे, पर्टिकुलर क्लास ऑफ जो मेंबर या कह सकते हो कि मीटिंग की जरूरत होगी, उनको जो है सो उनकी मीटिंग जो है सो यहाँ पे क्या कहलाएगी, क्लास मीटिंग। ये हो सकता है मीटिंग ऑफ होल्डिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। ये हो सकता है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो तो प्रेफरेंस शेयर में भी हो सकता है कि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स की ही जो है सो बात हो रही है तो वहां पे कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होंगे या नॉन कम्युनिटी। मतलब बेसिकली आपको ये देखना है कि यदि आप क्लास में बाइफरकेट कर सकते हैं उस शेयर्स, उस टाइप ऑफ शेयर्स को, तो उसके यदि उस पर्टिकुलर क्लास के यदि शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप है तो उनकी जो मीटिंग होगी वो क्या कहलाएगा, क्लास मीटिंग। दूसरी बात क्या कहता है कि ये जो मीटिंग होगी, ये जो क्लास मीटिंग होगी, ये सबके लिए बाइंडिंग नहीं होगा, ये उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए ही बाइंडिंग होगा। और इसमें राइट भी जो होगा मीटिंग में वोट करने के लिए, बोलने के लिए, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए होगा। दीज क्लास मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड whenever it is necessary or alter the change। तो जब कभी जरूरत लगती है, जब कभी भी इनके क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, उनके राइट्स चेंज होने हो, उनके प्रिविलेजेस चेंज होने हो, तो ऐसे सिचुएशंस में भी यहाँ पे क्या होगा कि मीटिंग जो है सो यहाँ पे बुलाई जाएगी। फॉर इफेक्टिंग सच चेंज नेसेसरी दीज आर अप्रूव्ड एट ए सेपरेट मीटिंग ऑफ होल्डर्स of those shares and supported by special resolutions। सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि क्लास मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर शैल बी हेल्ड इफ द राइट्स अटैचिंग ऑफ दिस राइट्स आर टू बी वेरीड। सेक्शन 232 क्या कहता है, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी वेयर ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड, मीटिंग ऑफ सेवरल क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। Details of meeting of members or class meeting are required to be mentioned in the annual return as per। ये आपको annual return में भी जो है सो मेंशन करना होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 92 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में। जो यानी वही है, क्योंकि ये जनरल मीटिंग का ही टाइप है, तो जो प्रोविजन जनरल मीटिंग पे लगेंगे वही प्रोविजन यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जो क्लास मीटिंग है उस पे भी जो है वो सारे प्रोविजन म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी कि इक्वल बेसिस पे लगेगा। अब बात कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग के बारे में। डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग की बात यदि हम करते हैं यहाँ पे, such meeting are held to transact business by way of passing resolution which bind the debenture holders or creditors as the case may be of the company। debenture holders or creditors as the case may be can attend such meeting and speak as well as vote thereof। provisions of general, यहाँ भी वही चीज है कि जो जनरल मीटिंग के प्रोविजन है वो इन पे भी एप्लीकेबल होंगे। member should act collectively and not individually। a member or shareholder irrespective of his shareholding cannot bind a company by his individual act।
अब बात कर रहे हैं हम एडजॉर्न मीटिंग की। ये तो हो गया, अभी हमने जितनी भी बातें की, जितने भी प्रोविजन थे, वो था एक्चुअल में जो ओरिजिनल मीटिंग है उसके बारे में। यदि मीटिंग एडजॉर्न है, अब एडजॉर्न का मीटिंग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा मीटिंग जो होता है, कई बार होता है क्या कि मीटिंग आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मीटिंग एडजॉर्न हो गया, मीटिंग एडजॉर्न हो गया और मीटिंग पोस्टपोन हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोनों में जो डिफरेंस है, हम लोग यहाँ पे एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, एडजॉर्न मीटिंग के प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। तो एडजॉर्न मीटिंग क्या होता है कि मीटिंग आपने स्टार्ट किया, सपोज करो आपने सोचा था कि मीटिंग 2 घंटे की चलेगी और आपने 3:30 में मीटिंग जो है स्टार्ट किया, और ये मीटिंग में कुछ एजेंडाज ऐसे थे जिस पर डिस्कस करते 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 आपको हो गए शाम के 7:30, 7:30 बज गए, 7:30 हो गए, 3:30 में डिस्कस किया, 7:30 हो गए। अब सभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सबको घर जाना है, दूर दूर से भी शेयर होल्डर्स आए हैं। तो इस मीटिंग को इन्होंने क्या कहा कि चलो भैया इसको जो है हम नेक्स्ट डे करेंगे, जो टाइम रखना है वो बाद की बात है, मतलब अभी नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, जो भी इनको करना है वो उसके प्रोविजन हम अलग देखेंगे। इट मींस मीटिंग स्टार्ट तो हुआ लेकिन मीटिंग खत्म नहीं हो पाया, उसी बैठक में नहीं खत्म हो पाया, तो उसको फर्दर कोई टाइम रख दिया गया हुआ है, तो दिस मीटिंग विल बी कॉल्ड एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। वाइल पोस्टपोनमेंट में क्या होता है कि मीटिंग का टाइम तो आपने फिक्स किया था, स्टार्ट ही नहीं किया आपने, मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, मीटिंग का टाइम फिर से आपने फर्दर एक्सटेंड कर दिया हुआ है, तो दैट इज पोस्टपोनमेंट। हम यहां पे बात कर रहे हैं एडजॉर्न मीटिंग की, यानी कि मीटिंग स्टार्ट हुआ लेकिन मीटिंग यहां पे क्या है, कंक्लूड नहीं हो पाया, मीटिंग के एजेंडाज अभी डिस्कस करने बाकी रह गए हैं, yet the agendas are to be discussed, yet the meeting is to be concluded, meeting was started, meeting was properly conducted, the agendas were being properly discussed, but still the agendas are remaining to be discussed and meeting is remaining to be concluded. In such a case the meeting has been adjourned for further, so this proceeding is called adjournment of meeting. तो यहां पे क्या कहता है कि भाई ये नहीं हो पाया तो अगले बार करेंगे, तो इसके लिए नोटिस देना पड़ेगा। अब नोटिस की भी बात यहां पे है ना कि ये अब डिपेंड करता है, जो हम बात कर रहे थे अगले दिन के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि एडजॉर्नमेंट आपने कितने टाइम के लिए किया है। तो यहां पे कहता है कि कम से कम 3 दिन का आप नोटिस दोगे, मेंबर्स इधर इंडिया और बाय पास पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट टू इन सर्कुलेशन द प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब कहता है मीटिंग कब कितने टाइम के लिए एडजॉर्न होगा। नो कोरम इन एन एडजॉर्न मीटिंग, यदि एडजॉर्न मीटिंग में कोई कोरम आया ही नहीं, कोरम नहीं आ पाया, कोरम आपको पता है जो पर्सनली प्रेजेंटेड मेंबर्स होते हैं, तो उस केस में क्या कहता है, यदि आधे घंटे तक तो आप इंतजार करोगे, आधे घंटे तक नहीं आ पाया, will constitute, तो if that meeting also a quorum is not present within half an hour, the members present being not the 2 members will constitute the quorum। तो जो कम से कम 2 मेंबर होंगे वो स्टार्ट करेंगे। एडजॉर्न मीटिंग की बात करें, पैरा एसएस का सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का 15 पैरा क्या कहता है, इफ ए मीटिंग एडजॉर्न सीने डाई, यानी कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए, आप सीने डाई का मतलब होता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, और फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज और मोर, यानी कि 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए। एक तो ये हो सकता है कि हो सकता है वो 4 दिन के लिए, लेकिन अभी आपको टाइम पीरियड पक्का नहीं है कि कितने दिन के लिए, ये कहा गया कि हम फर्दर पीरियड के लिए एडजॉर्न कर रहे हैं, या 30 दिन से ज्यादा का टाइम दिया गया। तो उस केस में क्या कहता है, मैनर ऑफ नोटिस इन केस ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, जो आप ओरिजिनल मीटिंग में करते हो, 21 क्लियर डेज नोटिस देते हो, सारे प्रोविजंस तो करते हो, वही चीज आपको यहाँ पे भी करना होगा कि जैसे ओरिजिनल मीटिंग में करते हो वही यहाँ पे भी होगा। यदि मीटिंग जो है सो लेस देन 30 डेज के लिए है तो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एज अबव एंड पीरियड टू बी नॉट लेस देन 3 डेज नोटिस, तो यानी कि 30 दिन से कम है, सीने डाई नहीं है, तो उस केस में 2 न्यूज़पेपर में तो एडवर्टाइजमेंट दोगे, और न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कि वो कौन सा होता है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में, दूसरा वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में हैविंग वाइड सर्कुलेशन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, या जहां पे मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उस केस में कहता है नॉट टू बी लेस देन, तो उस केस में यदि 30 दिन से कम होगा तो उस केस में 3 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। इफ मीटिंग अदर देन एजीएम एंड रिक्विजिशन मीटिंग stands adjourned for want of quorum, the adjourned meeting shall be held on the same day in the next week at the same time and place, or on such other place or at such other time and place as may be determined by the board। adjourned meeting पे जो resolution पास होगा उसकी बात करें,
तो ये कहता है एज पर सेक्शन 116 रेड विद पैरा 15.6 of Secretariat Standard 2, where resolution passed at adjournment meeting of the company or the holders of class or shares of the company or the board of directors, resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed. मीन्स क्या चीज है कि ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल आपने मीटिंग एडजॉर्न किया था और ये बोल दोगे कि भाई मीटिंग तो एक्चुअली में हुआ था, ओरिजिनल मीटिंग तो था 3 तारीख को, हमने 7 तारीख को जो है एडजॉर्नमेंट मीटिंग का किया है, तो अपने हम इसे मानते हैं कि ओरिजिनल मीटिंग का ही पार्ट है, बट इट विल बी कंसीडर्ड दैट द मीटिंग हैज बीन एक्चुअली पास्ड अपॉन द डे, दैट डे शैल बी कॉल्ड द पासिंग ऑफ द मीटिंग, सॉरी resolution. So these were the provisions regarding the annual general meeting. Further, we will discuss regarding the provisions of resolutions. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेजोल्यूशंस के क्या क्या जो है प्रोविजंस हैं, रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उसके लिए जो है सो कौन से रेजोल्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है. सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन I hope that you have considered. So next class में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन के बारे में. Till then, thank you, goodbye.